तो वो लोग हैं जो विज्ञान को फेल कर दें, वैज्ञानिक को फेल कर दें। हाँ। पिछले दिनों न्यूटन ने एक नियम बताया, इंग्लैंड के वैज्ञानिक ने, कि अगर कागज पे वजन रख दो तो कागज हिलता नहीं है। एक कानपुरिया बोला कि भाई यहाँ कानपुर आके देख, यहाँ कागज पे वजन रखने के बाद कागज हिलता है। अच्छा है। ये हैं हम। कितना बारीक। कोरोना की बात कर रहा था मेरा भाई, हमारे कोरोना में वार्तालाप बदल गए। सही बता रहा हूं। हम ये भी भूल गए कि हमारे बच्चे भी मौजूद हैं। वो एक भाई साहब ने 2 मास्क पड़े हुए थे टेबल पे, तो अपनी पत्नी को आवाज लगा के पूछा, क्यों जी इनमें मेरा मास्क कौन सा है? पत्नी बोली, वो जिसके अंदर अंदर लिपस्टिक के निशान नजर आ रहे हैं वो तो मेरा है। बहुत बारीक था यार थोड़ा बारीकी भी समझोगे तो मैं व्यंग लायक कर रहा हूं आपको। सही बता रहा हूं। भी मुझसे विकास भाई पूछ रहा था कि भाई साहब पत्नी इज्जत नहीं करती, क्या कारण है? मैंने कहा भाई ये तो नहीं मालूम क्या कारण है, लेकिन ये बात तूने मुझसे पूछ के जो मुझे इज्जत दी है मेरी 7 पीढ़ी तेरी शुक्रगुजार रहेगी। बोले भाई साहब क्या आपकी भी नहीं करती? मैंने कहा बेटा ऐसा है कि जब रुपया हिंदुस्तान में कहीं गिरता है तो वो हर प्रांत में उसकी गिरावट अलग अलग नहीं होती। अच्छा है, कितना बारीक है। अब समझे आप थोड़ी बारीकी। बोले भाई साहब सही बताओ क्यों नहीं करती? मैंने कहा बेटा ऐसा है विकास कि जब कोई लड़की मायके से रवाना होती है और अपने ससुराल में आती है, पिताजी को छोड़ के आती है तो बदले में ससुर साहब मिलते हैं, माँ को छोड़ के आती है बदले में सासू माँ मिलती है, बहन को छोड़ के आती है बदले में ननद मिलती है, और भाई को छोड़ के आती है बदले में देवर मिलता है। मगर ऐसा क्या छोड़ा कि तू और मैं पल्ले पड़े? बोले भाई साहब ऐसा तो कुछ नहीं छोड़ा। मैंने कहा बस एक बात समझ ले, जो चीज फोकट में मिली है उसकी इज्जत कौन करेगा रे? अच्छा था, अच्छा है, गणित अच्छा है। अब हो गए मेरे लायक। अब मैं व्यंग सुनाना चाहता हूँ। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, डॉक्टर साहब ने जैसा बता दिया है कि व्यंग कैसे बारीकी से कहा जाता है, बस मेरे लायक रहना आप में एक पंक्ति में व्यंग। और मैं आपको व्यंग का सुनाऊंगा। हिंदुस्तान के हर आदमी के अंदर एक व्यंग्यकार बैठा हुआ है। 20 मिनट तक सब्जी वाले को जब सब्जी पे पानी छींटते हुए ग्राहक ने देखा तो उसके अंदर का व्यंग्यकार जागा। बोले भाई साहब भिंडी को होश आ गया हो तो आधा किलो तोल दो। आपकी तालियां बता रही कि आप व्यंग समझ रहे हैं। अब सुनिए आप। आ गया भिंडी को होश। कि एक दिन खुल गए शहर के भाग हमारे। एक मंत्री जी शमशान घाट के उद्घाटन के लिए पधारे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बढ़िया कविता है। दूसरी पंक्ति व्यंग की पकड़ लेना, मुझे बता देना लोगों के व्यंग पहुंच रहा है। हाँ। एक मंत्री जी शमशान घाट के उद्घाटन के लिए पधारे। उद्घाटन की पहली रस्म पूरी कराई गई। एक जलते हुए मुर्दे को बुझाकर मंत्री जी के हाथ से अग्नि दिलाई गई। हाय हाय, वाह क्या बात है, वाह वाह वाह। गोविंद बहुत अच्छे, क्या व्यंग है। एक जलते हुए मुर्दे को बुझाकर अच्छी कविता है। मंत्री जी के हाथ से अग्नि दिलाई गई। इस घटना से कम एक बात का तो पता चलता है कि आदमी का नसीब खराब हो तो वो मरने के बाद भी भुगतता है। आदमी का नसीब खराब हो तो वो मरने के बाद भी भुगतता है। पंडित जी ने कहा श्रीमान कृपया क्या इस दिशा में आके अग्नि दिखाएंगे? ये अद्भुत है। और व्यंग की अगली पंक्ति पे नहीं कहूंगा साहब के ताली बजाना। अद्भुत है, अद्भुत है। एक पूरे सदन से दावा करता हूं कि रोक के बताना। हाँ। लेकिन अगर मन करे तो फिर जितनी तालियां मिल सके मुझे आखिरी तक मैं जीवन की सर्वश्रेष्ठ पंक्ति व्यंग की आपके हवाले करता हूं। हाँ गोविंद। पंडित जी ने कहा श्रीमान कृपया क्या इस दिशा में अभी आकर अग्नि दिखाएंगे? मंत्री जी भन्ना कर बोले आग कहां और कैसे लगानी है मुझे क्या आप समझाएंगे? जिंदाबाद। तालियां थोड़ी कम थी क्या? लाइन है, वाह।
आग कहाँ और कैसे लगानी है हमें अब आप बताएंगे। आग कहाँ और कैसे लगानी है मुझे क्या आप समझाएंगे? अरे हम इस हिंदुस्तान की राजनीति को बरसों से झेल रहे हैं, रोजाना विरोधियों के साथ तरह तरह की आग से खेल रहे हैं। और पंडित जी आप तो बुजुर्ग हैं, आपको तो कम से कम ये बात समझ में आनी चाहिए कि आग दिशा देख के नहीं, आग तो हवा का रुख देख के लगानी चाहिए। हाय क्या बढ़िया बात है। वाह 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 वाह। आग तो हवा का रुख देखकर लगानी चाहिए। अरे इन मुर्दों से निपटने की हमारी समझ को आप बेवजह नजरअंदाज कर रहे हैं। अरे पंडित जी वो हम ही तो हैं जो 75 बरस से इन मुर्दों पे राज कर रहे हैं। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। 75 बरस से इन मुर्दों पे राज कर रहे हैं। काश मंत्री जी को पेट की आग और चूल्हे की आग के बारे में भी कुछ पता होता तो दोस्तों इस हिंदुस्तान का नक्शा कोई दूसरा हुआ होता। बहुत अच्छे गोविंद, कमाल की लड़का है। जिस तरीके से आपने व्यंग समझाया साहब, मैं आपको प्रणाम करता हूं। पहली बार आया लेकिन आपने मुझे अभिभूत कर दिया है। एक कविता और कैसे जन्म लेती है कविता, व्यंग कैसे उपजता है, इशारे में बात हो जाती है। बस हिंदुस्तान में चुनाव 2 चरण में होते हैं। पहले चरण में नेता आपके चरण में होते हैं। हो गया हो गया हो गया। वाह 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 वाह, कितना अच्छा है। भाई क्या समझ रहे हैं आप? हाय 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 हाय। हिंदुस्तान में चुनाव 2 चरण में होते हैं। पहले चरण में नेता आपके चरण में होते हैं, दूसरे चरण में हम नेताजी के चरण में होते हैं। मगर वे कमबख्त ऐसी गहरी नींद सोते हैं कि फिर हम कहीं के नहीं होते हैं। बहुत सुंदर। ये दिक्कत है। अब व्यंग कहां से आया? पिछले दिनों हरियाणा के एक शहर में एक भैंसा 5 करोड़ में बिका। आपने टीवी न्यूज चैनल पे एक खबर सुनी होगी, अखबारों में पढ़ी होगी, भैंसा 5 करोड़ में बिका। अब व्यंग का जन्म देखिए आप। मैं थोड़ा सा जो उठ बैठ रहे हैं, प्लीज बैठ जाइए आप। भैंसा ही खरीदने जा रहे हैं। हाँ, बात भैंसा की है। सही बता रहा हूँ, व्यंग बड़ा बारीक होता है। एक पंक्ति भी अगर निकल गई ना तो पूरा व्यंग फिसल जाएगा। एक 75 बरस के 80 बरस के बुजुर्ग को फोन आया कि हमारी फला कंपनी के शेयर खरीद लो, 3 महीने में पकते ही पैसे 2 गुने हो जाएंगे। 3 महीने में पकते ही पैसे 2 गुने हो जाएंगे। वो बुजुर्ग बोले, बेटा मैं उम्र के उस पड़ाव पे हूं कि केले तक कच्चे नहीं खरीदता। कितना बारीक है। वाह 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 वाह। थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा दोस्तों। अब व्यंग सुनो। हाँ